नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। 14 अक्टूबर को कनाडा की ट्रूडो सरकार ने वहां पर मौजूद भारतीय जो नेता हैं उन पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा जानकारी जुटाने, उन जानकारियों को यहां पर भेजने, टारगेटेड किलिंग और साथ ही साथ हिंसा और वहां के नागरिकों को डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। इसके बाद ट्रूडो सरकार ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत को इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ट्रूडो ने इसके बाद कहा कि ट्रूडो सरकार ने इसके बाद जो वहां पर भारतीय टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उन्होंने कनाडा छोड़ने को बोल दिया। इसके बाद भारत ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई की। भारत ने कहा कि ये सारे इल्जाम जो हैं वो बेबुनियाद हैं और इनकी कोई भी पुष्टि नहीं की। इसके बाद भारत की सरकार ने भी जो कनाडा के यहाँ पर टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्हें भारत छोड़ देने को कहा। उन्होंने 19 अक्टूबर की जो डेडलाइन है वो कनाडा के उन टॉप ऑफिशियल्स को दी है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक राजीव श्रीवास्तव और एडवोकेट रविंद्र कुमार, जो विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। नमस्ते सर। रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, मुझे ठीक है। रविंद्र जी, कनाडा ने भारत पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि निज्जर की जो हत्या का कनेक्शन है वो कहीं भी भारत से जुड़ा हुआ है? 18 जून 2023 को हरदीप निज्जर की सुरे में, जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, कनाडा में, वहां पर हत्या हो गई और यह हत्या गुरुद्वारे के बाहर हुई और उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है अवेलेबल। और उसके बाद ही भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और यहाँ तक हो गए कि हमने उनके राजनयिकों को यहाँ से निलंबित कर दिया। पहले 41 को किया, इस बार 6 को किया और बदले में हमने अपने जो उच्चायुक्त थे कनाडा में, संजय वर्मा, उनको वापस बुला लिया। आज के दिन हमारे और कनाडा के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं और तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पिछले साल G20 में पहले वो हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान से जब वो वापस पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक आरोप लगाया और ये कहा कि जो हरदीप निज्जर की हत्या है उसमें भारतीय एजेंटों का हाथ है। भारत सरकार ने उसका प्रतिवाद किया और उसके बाद तभी थोड़े दिन बाद सब लोगों ने देखा कि गुरवंत सिंह जो पन्नू है उसके ऊपर जो है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हमला हुआ। उन्होंने एक हिंदुस्तानी निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया और उसका नाम दिया और निखिल गुप्ता जब पहले उसे चेकोस्लोवाकिया में रोका गया, वहां से फिर उसका डिपोर्टेशन हुआ और फिर वो अमेरिका गया। अब इन सब बात को लेकर जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात है कि हिंदुस्तान की जो छवि है वो बहुत खराब होती है। हिंदुस्तान हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा है और हमारी सरकार हमेशा कहती है कि हमारा इस तरह की हत्याओं में कोई हाथ नहीं। अब एक I5 नाम का संगठन है जिसमें कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश हैं जो कि अपनी इंफॉर्मेशन जो भी इकट्ठी होती है उसको एक दूसरे से साझा करते हैं और उसके मुताबिक अमेरिका ने भी बीच में बहुत कड़ा रुख अपनाया और CIA के जो डायरेक्टर हैं वो 2 बार हिंदुस्तान भी आए और उन्होंने हिंदुस्तान के जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे बात की जी। उन्होंने अजीत डोभाल को अभी पिछले दिनों एक मुलाकात उनकी सिंगापुर में हुई और सिंगापुर की मुलाकात में उन्होंने अजीत डोभाल को कहा कि हिंदुस्तान के एक आतंकवादी कहिए या क्रिमिनल कहिए, जिसका नाम जो है बिश्नोई है, जो कि अभी साबरमती जेल में बंद है जी, उसकी वजह से वहां पर हत्याएं हो रही हैं, लोगों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है, जानबूझ के मारा जा रहा है। तो अजीत डोभाल ने पहले कहा कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है। बाद में जब उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान का सबसे इनामी बदमाश है जो कि इस समय साबरमती जेल में है, तब उनको मानना पड़ा कि हाँ जी, हमारे यहाँ इस तरह का एक आदमी भर्ती है, जेल में है। अब जो रिश्तों की बात है, देखिए भारत सरकार का आधिकारिक रूप ये है, हमारा रुख ये है
कि हम इन हत्याओं में भारत सरकार के किसी भी अधिकारी या किसी भी नागरिक के शामिल होने का विरोध करते हैं और उसे इनकार करते हैं। लेकिन जो कि सच्चाई और जांच एजेंसियों का तौर तरीका है, वो या तो आप कह सकते हैं कि धुएं में आग देख रहे हैं या वो समझिए कि झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई तो जब पता चलेगी कि जब पूरी जांच होगी। लेकिन अभी जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड कॉर्प है, जिसके जो स्पोक्स पर्सन है ब्रिगेडियर बोगोविन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और भारत सरकार का ये कहना है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और एक तरह से भारत को ये फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब जिस तरह से कैनेडियन एम्बेसी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है जो काम नहीं कर रही, उससे हिंदुस्तान के हजारों लोगों को बड़ी परेशानी होती है जो कनाडा जाते हैं आते हैं, क्योंकि कनाडा में सबसे ज्यादा अगर प्रवासी किसी देश के हैं तो वो हिंदुस्तान के अच्छा, हैं। रविंद्र और एक रविंद्र तरह रविंद्र से जी, वहाँ रविंद्र जी, फाइव आइज ने जो अपना रिएक्शन दिया है, फाइव आइज के पास ये इन्फॉर्मेशन गई, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इंडिया की जो छवि है इस समय बहुत अच्छी हो रही थी? क्योंकि आप देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध था उसमें भी अहम भूमिका बताई जा रही थी, भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब करने की ये कोशिश है, और बाकी जो कंट्रीज शामिल हैं फाइव आइज में वो समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि उनकी आंख में किरकिरी बना हुआ है इंडिया शायद। अब देखिए ऐसा होता है कि राजनीतिक लेवल पे कौन से जो एविडेंस है वो दिए गए हैं, दिखाए गए हैं, जी, उस बारे में हम अज्ञात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वकील के नाते मैं कह सकता हूँ कि एविडेंस को कोर्ट में या देखकर ही बताया जा सकता है कि उनमें कितनी जान है। लेकिन अगर फाइव आइज ये कहती है कि हमारे पास सिर्फ वीडियो क्लिपिंग है, हमारे पास ऑडियो क्लिपिंग है, हमने रॉ के किसी बड़े अफसर को जो दिल्ली में है उसकी जो आवाज को टेप किया है, तो कुछ चीजें सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। लेकिन ये मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान को जानबूझकर फाइव आइज के देशों द्वारा जो है कॉर्नर किया जा रहा है, एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और उसका जो हिंदुस्तान की राजनीतिक छवि है उस पर बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि या तो भारत सरकार ये कहे कि भाई जी, आवाज, मुझे लगता है कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आई है तो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपने दूध बेचकर जी, स्थिति को साफ करनी चाहिए या उनको बुलाना चाहिए कि भाई जो एविडेंस है वो आप हमें दो। अब जो एविडेंस जो आ रहे हैं, मैं नहीं कह सकता कि उनकी क्या वैल्यू है, लेकिन शुरू से ही 18 जून से ही, और जब आप देखिए पन्नू पे हमला हुआ उसके बाद से ही जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके जो स्पोक्स पर्सन है वो लगातार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सख्त रुख अपनाए हुए हैं। और एंटनी जो ब्लिंकन है, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, जी, उनका भी रुख जो है इस बारे में बड़ा करना। तो मैं तो ये कहूंगा हिंदुस्तानी होने के नाते कि ये आरोप गलत है, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि सारे के सारे एविडेंस, चूंकि ये मुकदमे चल रहे हैं इस समय, न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल रहा है और जो कनाडा की जो ब्रिटिश कोलंबिया की कोर्ट है वहां भी मामला चल रहा है। तो देर सवेर सारी बात सच्चाई आ जाएगी कि वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह होता है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया तो लगातार एविडेंस की मांग करता ही रहा है। जब से ये आरोप लगे हैं तब से इंडिया लगातार कह रहा है कि एविडेंस इंडिया को दिए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कोई कंट्री, मैं इंडिया की बात करूं या किसी दूसरे कंट्री की, क्या कोई कंट्री जिस तरह के आरोप लगा रही है एक व्यक्ति की हत्या के लिए इस तरह का रिस्क लेगा क्या? जिस तरह के आरोप लगे हैं, अब उन्होंने बिश्नोई गैंग पर भी आरोप लगाया कि उनकी सहायता लेकर इंडिया सरकार ऐसा करवा रही है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का मामला मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ा विचित्र मानता हूँ। जी, एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, वो अपना एक्स पे पोस्ट करता है, वो पैसे मंगाता है, पैसे भेजता है, तो ऐसे लगता है जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में बैठा है, किसी जेल में नहीं है। तो या तो लॉरेंस बिश्नोई भारत सरकार का गुर्गा हो सकता है। मेरी मान्यता व्यक्तिगत ये है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत सरकार का गुर्गा है, और उसी तरह जैसे छोटा राजन था। छोटा राजन को मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि वो रॉ का एजेंट था। रॉ के एजेंट उसको सिक्योरिटी देते थे, भारत सरकार उसको पैसा देती थी। सेम स्थिति जो है लॉरेंस बिश्नोई की है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी ये है कि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम करता है, और जो कनाडा अमली का आरोप लगा रहा है, मैं ये मान के चलता हूं कि वो आरोप 99% ठीक है, जब तक भारत सरकार ये सिद्ध ना कर दे कि लॉरेंस बिश्नोई हमारा आदमी। लेकिन रविंद्र जी, भारत का जो स्तर है वो उठता हुआ दिख रहा है। भारत हर
एक जगह बना रहा है, चाहे वो इजराइल ईरान वॉर की बात करें हम, चाहे फिर हम वो रशिया यूक्रेन की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि भारत का स्तर अब आप कहना चाह रहे हैं कि इतना नीचे गिर चुका है कि एक जेल में बंद एक अपराधी का सहारा लेगा भारत? वो तो सीधा स्ट्राइक मेरा करेगा। मन नहीं करता इस बात को मानू जी, लेकिन मेरा मन इस बात को नहीं करता, लेकिन प्रमाण बताना। एक आदमी जेल में है, वो वॉकी टॉकी पे बात करता है, वो इंटरव्यू देता है प्रेस वालों को, वो जो है इंटरनेट पे अपनी पोस्ट डालता है, लोगों को पैसा मुहैया कराता जी। है। उसका भाई अमेरिका में है, वो कहता है कि मुझे शरण दे दो, राजनयिक शरण दे दो और मुझे वहां की सिटीजनशिप दे दो। ये सारी बातें सबको पता है जी, कोई बात ऐसी नहीं है तो सबको नहीं पता। बहुत सारे लोग बोलने से हिचकिचाते हैं या जी। कहते हैं। मेरी जितनी भी सरकारी अधिकारियों से बात होती है, हम्म। कहते रविंदर जी ये होता रहता है, हम इसके बारे में बोल नहीं सकते। तो अब बोल नहीं सकते, अब कौन सी बात है। मेरा मानना है, हमारा जो सिद्धांत है, ध्येय वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। हम सही होंगे तो हम जीतेंगे, वो सही होंगे तो वो जीतेंगे, बिल्कुल। क्योंकि जो प्रमाण है प्रत्यक्ष वो प्रमाण की जरूरत नहीं है। सर अगले साल G7 समिट होने वाला है जिसकी अध्यक्षता इस बार कनाडा के पास है, तो कनाडा और भारत में जो है रिश्ते कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या कनाडा मोदी जी को ना बुला के वहां पर एक अपने लिए रिस्क पैदा करेगा, या किस तरीके की वहां पे छवि देखने को मिलेगी, या किस तरीके के रिलेशन देंगे, क्योंकि G7 का हिस्सा तो भारत भी है? और नहीं, G7 का हिस्सा है और मोदी जी को वहां जाना चाहिए, अपनी सारी बात रखनी चाहिए। और मेरा मानना है कि मोदी जी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मोदी जी की हिंदुस्तान और बाहर में, जिसमें वो हर एक के सवाल का जवाब देंगे और ईंट पत्थर और जो ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी। और जस्टिन ट्रूडो जो है इस समय बड़े टाइट स्पॉट में है, उनकी सरकार बड़ी अल्पमत की सरकार है, सहयोग से चल रही है, चुनाव में उनकी हालत बड़ी खराब है, तो हो सकता है वो इसे ट्रम्प कार्ड के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी जाकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारी प्रेस के और सारे लोगों का जवाब दें। तो मोदी जी, मेरा मानना है कि जैसे हिंदुस्तान में वो शेर हैं, विश्व गुरु हैं, ऐसे ही वो वहां पर भी सिद्ध कर देंगे कि वो विश्व गुरु हैं और हिंदुस्तान को कोई ताकत दुनिया की दबा नहीं सकती, चाहे वो बाइडेन प्रशासन हो या जस्टिन ट्रूडो। लेकिन रविंदर जी, जिस तरह से ट्रूडो ने आरोप लगाए, I-5 की अगर हम बात करें, वो भी उनका समर्थन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने जरूर आती है कि एक तरफ तो भारत पर आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ जो वहां खालिस्तानी आतंकवादी बैठे हुए हैं उनका समर्थन कर रही है सरकार कनाडा की, तो इस पे भी तो सवाल उठने चाहिए। देखिए, कनाडा का जो कानून है और जर्मनी का कानून है वो विचित्र कानून है। बहुत कम लोगों को पता है हिंदुस्तान में कि 1903 में जब हिंदुस्तान गुलाम था तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान की आजादी की मुहिम थी वो कनाडा से लगी थी। कनाडा में सबसे पहले भारत के जो आतंकवादी, तो नहीं कहेंगे हम उन्हें, उस समय के हमारे जो बड़े क्रांतिकारी थे, वो कामागाटा गारू नाम की एक शिप में वहां गए थे और वहां पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर मतलब विद्रोह, और गदर पार्टी की स्थापना कनाडा में। कनाडा का कानून जो है, गदर पार्टी हो हिंदुस्तान की हो या गदर पार्टी हो बांग्लादेश की, उसकी इजाजत देता है। और कनाडा और जर्मनी का कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर ये प्रूव कर दे कि मुझे अपने देश में राजनीतिक कारणों से सताया जा रहा है, तो वहां पर उसको तुरंत यानी वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, वहां मदद मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है और वहां की सरकार उसके पक्ष में खड़ी होती है। ये वहां के कानून है। और कानून जो है वहां का कानून, जैसे लॉ ऑफ द लैंड है, वो कनाडा का कानून, दुनिया का कोई भी आतंकवादी अगर ये सिद्ध कर दे, एक चिट्ठी लिखनी होती है कि भाई मेरे को जो है सताया जा रहा है राजनीतिक कारणों से, तो कनाडा हो या जर्मनी हो, तुरंत आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसका फायदा ही ये सारे सिख आतंकवादी या सिख जो असंतुष्ट हैं या खालिस्तानी है ये। लेकिन रविंदर जी, डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है। डिप्लोमेसी में एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को कोई जानकारी देता तो उस पर भी पहल करनी चाहिए। कनाडा ने कहीं ये पहल नहीं करी कि आखिर भारत सरकार कह रही है कि खालिस्तानी है, ये हमारे देश में विद्रोह मचाते हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हैं, तो इस पर भी कभी भी कोई पक्ष नहीं लिया गया भारत का कनाडा की ओर से। अब की बात नहीं है, पहले भी इस तरह के कई आरोप कई बार लगे हैं कि वहां खालिस्तानियों को समर्थन मिल रहा है। मैंने आपको बताया ना, कनाडा की भूमि बड़ी उर्वर है जी। वो कहती है कि आप अपनी विचारधारा को रखने के लिए हमारे देश में आएंगे तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। यही जर्मनी का कानून है जी। ये उनकी सरकार जो है ट्रूडो तय नहीं कर सकते। ट्रूडो को भी अब ये कमीशन के सामने पेश होना है आज और कल में,
जी। आज रात को वो पेश होंगे, कल भी पेश होंगे, और वहाँ की जो कार्रवाई होगी उससे भी पता चलेगा कि ट्रूडो की बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि अमेरिका और कनाडा और जी। ब्रिटेन, वहाँ की संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वो वहाँ के राष्ट्रपति को बुला सकती हैं। अभी आपने देखा कि जो ट्रंप है, राष्ट्रपति होने के बावजूद उनको सजा मिली। इसी तरह आप देखेंगे ब्रिटेन में सजा मिलती है। हमारे यहाँ के कानून जो है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का नाम सुन के उसके पांव जो है पूरी तरह से कपकपाने लगते हैं। जी। जज को लगता है कि अब मैं क्या करूं, लोया वाला कांड ना हो जाए। रविंद्र जी, यहाँ लेकिन पर कनाडा की संस्थाएं तो जी सर, यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर, उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब पिछले साल अक्टूबर में ये चीज, सितंबर में ये चीज हुई थी, तो वीजास बंद कर दिए गए थे, और वहां पर लगभग जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कनाडा में, वहां 40% भारतीय स्टूडेंट्स हैं। तो इस पे क्या दिक्कतें आ सकती है वहां के बच्चों को, या क्या वीजास दोबारा से रोके जा सकते हैं? देखो जी, दोनों देश की सरकारों को इस बात की नजाकत समझनी चाहिए। जो स्टूडेंट बेचारे जा रहे हैं, उनको अभी पहले परमिशन थी कि वो 20 घंटे से ज्यादा काम कर सकते थे। अब उन पे रोक लगा दी गई है कि 20 घंटे का ही वो काम कर सकते हैं, और इस तरह उनको अपना गुजर बसर करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अभी वहाँ सर्दी आने वाली है और वहाँ पर -40 टेम्परेचर हो जाता है। कनाडा का समझ लीजिए कि 78 दिन तक, 80 दिन तक जो है आदमी घर में ही बंद रहता है, और अगर उस पर खाने पीने का सामान नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दोनों देश की सरकारी नहीं, पूरे विश्व समुदाय को इस बारे में आगे आकर जो है सारे मामले को सुलझाना चाहिए। और भारत के जो स्टूडेंट पढ़ने गए हैं, भारत के जो नागरिक वहां रह रहे हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए भी जरूरी है कि भारत सरकार सख्त कदम उठाए और कहे कि भाई हमारी लड़ाई अलग है, आप इन बेचारे नागरिकों को क्यों परेशान करते हैं। क्योंकि कनाडा का संविधान नागरिकों को, व्यक्ति को पूरी सुरक्षा देता है, जानवर को भी देता है, तो आप इनको ना सताएं। ये हमें एक मानवीय अपील भी करनी चाहिए और इसका कड़ा रुख भी अपनाएं। सर, आप हमें कुछ जो बिजनेस ट्रेड है भारत और कनाडा के बीच में, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाए, कितने का बिजनेस होता है भारत और कनाडा के बीच में? क्या भारत को क्या मिलता है, क्या हमारी तरफ से उधर जाता है? आप एक बात समझिए, पूरा पंजाब ही जो है कनाडा से पलता है जी। कनाडा, पंजाब का दूसरा आदमी, तीसरा आदमी कनाडा में रह रहा है, वहां वो पैसे कमाता है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान पैसा देता है। तो कनाडा जो है व्यापार के लेवल पर नहीं, बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज के बल पर जो हम पैसा कनाडा से कमाते हैं, वो इतना पैसा है कि उसकी वजह से ही पूरे पंजाब में खुशहाली है। तो ऐसी हालत में कनाडा को हमें नाराज नहीं करना चाहिए और हमें हक की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। तो ये जो कूटनीतिक बात है, मेरा मानना है मोदी जी के पास 3 बड़े कूटनीतिज्ञ हैं जो किसी को भी अपने काबू में ले सकते हैं। एक अजीत डोभाल है, एक एस जयशंकर है और एक खुद मोदी जी हैं। तो मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट है, मैं मानता हूँ, और मोदी जी ही हिंदुस्तान के 140 करोड़ों को अपनी बातों में उलझा सकते हैं। तो क्या वो एक जस्टिन ट्रूडो को नहीं उलझा सकते? तो कहीं ना कहीं रविंद्र जी, आप क्या मानते हैं इस पूरे मसले पर? अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? ये तो बाद में पता चलेगा क्योंकि जो सबूत सामने आएंगे, लेकिन नुकसान किसका ज्यादा होगा, भारत का या कनाडा का? नुकसान भारत का होगा जी। छुरी जो है खरबूजे पे गिरे, खरबूजा छुरी पे गिरे, कटेगा खरबूजा जी। क्योंकि हम एक ऐसी जगह है कि हम उनसे पैसा ले रहे हैं, हमारे लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, हमारे लोग वहाँ शिक्षा ले रहे हैं, हम लोग वहाँ जाकर बस रहे हैं। तो बसने वाले हमारे लोगों को ही नुकसान होगा अगर इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाया गया। कनाडा का तो कोई आदमी आकर हिंदुस्तान में बसने वाला नहीं है। और आप देखिए जस्टिन ट्रूडो 2 साल पहले जब कोरोना के दौरान हिंदुस्तान आए थे, तो भारत सरकार ने जब वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गए थे तो उनको प्रोटेक्शन तक नहीं दिया, जो उनको आप ये एक औपचारिकता है, सम्मान देना, वो भी नहीं दिया, और ऐसे उनका इस्तेमाल किया जैसे कोई व्यक्ति निजी यात्रा पर आए। तो भारत की सरकार जो है हमेशा जो है कनाडा के जो ट्रूडो है उनको एक कोल्ड शोल्डर जिसे हम कहते हैं वो देती है, उनको गर्मजोशी से स्वागत नहीं करती। लेकिन आप एक बात मान लीजिए कि भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरने जरूरी हैं, उससे ही दोनों देशों का फायदा होगा, नहीं तो इससे पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान। ठीक है सर, एक सवाल आपसे और, 2025 में जो कनाडा में है वो चुनाव होने वाले हैं वहां पर, तो कहा जा रहा है कि ट्रूडो सरकार से वहां के लोग भी परेशान, और आपने भी बताया कि वहां जो ट्रूडो की सरकार है वो बस किसी तरीके से चल रही है,
तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रूडो सरकार के लिए एक बैक पॉइंट हो सकता है कि हाँ ट्रूडो सरकार को इस पॉइंट पर शायद हार मिल सकती है? देखिए, अगर ये सवाल है कि क्या जस्टिन ट्रूडो दोबारा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो मैं एक बात कह सकता हूँ, जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। और वहां पे जो जिस ढंग से वहां पर वोटों के अलग अलग वोट सेक्शन हैं, उनमें ट्रूडो को कोई मुश्किल नहीं होगी और तीसरी बार भी वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।